नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं सुनीता, हिंदी अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुरम बरनाला हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय है वर्ण विचार का अगला भाग, जिसके बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। इसके संबंध में हम जानेंगे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं, विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं, र का विभिन्न रूप के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, जो एक प्लेट में बिंदी रख दी जाती है, उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द हैं मुँह, चांद, गांव, आँख आदि में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक के बच्चों चंद्र बिंदु को कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, यानी कि इसमें नाक का भी प्रयोग होता है और मुख का भी प्रयोग होता है। अतः जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हो उसे अनुनासिक कहते हैं। यह अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। जब स्वरों या उनकी मात्राओं का कोई भी अंश शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, तो बच्चों शिरोरेखा क्या होती है कि हम किसी भी अक्षर को जब लिखते हैं या किसी वर्ण को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक बाएं से दाएं एक रेखा खींचते हैं, उसको हम शिरोरेखा कहते हैं। उसके ऊपर कुछ मात्राएं लगती है, जैसे ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो ये मात्राएं जब शिरोरेखा से ऊपर चली जाती हैं तो ये अनुस्वार के रूप में हमें दिखाई देता है। अनुस्वार के रूप यानी कि बिंदी के रूप में ये लिखा जाता है। जैसे छींक, गेंद, मैं, चौंक आदि। इनमें ई, ए, औ की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर चली गई हैं। अतः इनके साथ यहाँ अनुनासिक की अपेक्षा हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है ये हम समझ लेते हैं। अनुस्वार अर्थात बिंदी, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। हिंदी में दोनों ही अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इनमें परस्पर भेद न कर पाने के कारण हम क्या करते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। कई बार शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हंस एक पक्षी का नाम है, उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है, और हंस मतलब कि हंसना। तो अगर हम अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें और चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर दें तो हमारे शब्द का जो अर्थ है वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, अनुनासिक के उच्चारण के समय हमने जाना कि हवा हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और इसके उच्चारण पर अधिक बल लगता है। अनुनासिक एक व्यंजन ध्वनि है, अर्थात जो चंद्र बिंदु है वो एक व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुस्वार जो है वो एक क्या है, स्वर ध्वनि है। इसी प्रकार हमने जाना था पिछले भाग में कि हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार के रूप में करते हैं। जैसे कंस, अंश, मंत्र, संत, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो गांव, अंगुली, सूंड, इस प्रकार इन दोनों में अंतर हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे विसर्ग क्या होता है। प्रातः, अतः, पुनः, दुख आदि में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग का उच्चारण ह व्यंजन के समान होता है। ह, हल्के से ह की आवाज़ आती है। इसका प्रयोग संस्कृत में या संस्कृत भाषा के उन शब्दों में किया जाता है जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं। जो शब्द
हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी कि जैसे थे वैसे के वैसे ही हमने उनको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि बच्चों हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो हर किसी के गुण को अपना लेती है, अपने में समा लेती है। तो बच्चों हमने जाना कि विसर्ग किसी भी वर्ण के आगे लगता है दो बिंदी के रूप में, जैसे कि अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर आता है वैसे ही ये वर्ण के आगे लगता है, लेकिन ये दो बिंदियां होती है। और किसकी आवाज़ निकालता है? हल्के से ह की आवाज़ निकालता है। अब हम बात करते हैं हल चिन्ह के बारे में, जैसे मिट्टी, खड्डा। तो बच्चों मिट्टी शब्द में ट के नीचे और खड्डा शब्द में ड के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी गई है। यही तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है। अतः जब भी हम किसी व्यंजन का प्रयोग बिना स्वर के करते हैं तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हल कहते हैं। जिस व्यंजन के नीचे वो तिरछी रेखा लगाई जाती है, यानी कि जो हल युक्त व्यंजन होता है, उसे हम हलंत शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने पीछे जाना था, जब हमने व्यंजन की परिभाषा की थी उसमें हमने जाना कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, उनकी सहायता से वो लिखे जाते हैं। अगर हम बिना स्वर के लिखते हैं तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है द्वार, द्वारा, रद्दी। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो जैसे महान, भगवान, विद्वान आदि शब्दों में अंत में हल चिन्ह प्रयुक्त होता है, किंतु हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग, अर्थात इन शब्दों में हल चिन्ह का प्रयोग लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। ये शब्द हिंदी भाषा में अपने पूर्ण रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम हल चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जब हमें किसी भी व्यंजन का बिना स्वर के प्रयोग करना होता है, तो हम उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य ध्वनियों के बारे में, जैसे आगत स्वर, विकसित ध्वनियाँ और आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे आगत स्वर की। जैसे हम प्रयोग करते हैं कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, ऑयल, चौक आदि। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो वो अपनी अंग्रेजी भाषा की छाप छोड़कर चले गए। बहुत सारे ऐसे शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के होते हुए भी हम उनका प्रयोग देवनागरी लिपि में करने लगे। जब हमने देवनागरी लिपि में इसका प्रयोग शुरू किया तब हमारे सामने एक नया स्वर निकल के आया जो कि ओ अर्थात अर्धचंद्राकार रूप में है। जैसे कि हम चंद्र बिंदु लिखते हैं तो उसमें चांद के साथ बिंदी लगाते हैं, लेकिन इस पे सीधा ही चांद का प्रयोग करते हैं। इस ध्वनि को हिंदी भाषा में वैज्ञानिकों ने शामिल किया। यह हिंदी भाषा के जो यानी कि देवनागरी लिपि के जो आ और ओ है, इन दोनों की ध्वनि से बिल्कुल ही अलग है। यह होठों की स्थिति के अनुसार वृत्तमुखी है, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तब एक वृत्त बनता है, और जीभ की स्थिति के अनुसार यह अर्धविवर्त स्वर है। अर्ध मतलब आधा, विवर्त मतलब जो हमारा मुख द्वार है वो आधा खुलता है। तो इसी प्रकार बच्चों आगे हम बात करते हैं विकसित ध्वनियों की, कि विकसित ध्वनियाँ क्या होती है। जैसे कि ये हमने आगत स्वर के बारे में जाना था। आगत का मतलब होता है आना, कि ये हमारे पास दूसरी भाषा से आया है। वैसे ही कुछ ध्वनियाँ हमारे पास जो पहले ही थी लेकिन वो थोड़ी सी विकसित हो गई हैं, उनका थोड़ा विकास हो गया है। जानते हैं उनके बारे में। जैसे लड़का, जड़, सड़क, पढ़ाई, चढ़ना, बढ़िया आदि हिंदी शब्द में अड़ और अढ़ दो ऐसी विकसित ध्वनियाँ हैं जो कि ट वर्ग के अंतर्गत आती है। ये क्रमशः ड और ढ से विकसित हुई हैं, अर्थात इनके नीचे क्या नुक्ता लगा दिया गया है, बिंदी लगा दी गई है। ये जो ध्वनियाँ हैं इनकी खासियत क्या है? ये शब्द के शुरू में प्रयुक्त नहीं होती। शब्द
के बीच में या अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि हम शब्द के बीच में कैसे प्रयोग करेंगे, उड़ना, ताड़ना, पढ़ना, बढ़ना। शब्द के अंत में गाड़, ताड़, पढ़, बाढ़ आदि। इन व्यंजनों का प्रयोग हिंदी भाषा में ही होता है। ये नवीन विकसित व्यंजन है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जीवा अर्थात हमारी जीभ या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। उदाहरण के लिए अड़ और ढ दोनों के उच्चारण में ऐसा होता है, हमारी जीभ सिकुड़ती है और एकदम से दूसरी भाग की ओर फेंकी जाती है। आगे हम बात करते हैं आगत व्यंजन की, जैसे काबू, कीमत, खबर, खरबूजा, गर्क आदि शब्दों में क, ख, ग, ज, फ के नीचे एक बिंदी लगा दी गई है, जिस बिंदी को हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता लगाने के कारण ही इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि बच्चों, अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब हमें ओ देकर गए, ओ की ध्वनि। इसी प्रकार जब मुग़ल हमारे देश में आए तब अरबी फारसी भाषा से हमें ये 5 नुक्ता वाले वर्ण हमारे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में आए, जिन्हें हम आगत व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनका अगर हम सही प्रयोग नहीं करते तो शब्दों के जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। जैसे देवनागरी में कदर का अर्थ होता है आरा या अंकुश, और उर्दू शब्द कदर का मतलब होता है मान, कद्र, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार बच्चों, आपके सामने जो शब्द प्रदर्शित किए गए हैं वो आप फटाफट अपनी अनुपुस्तिका पर लिख लें। शुद्ध विदेशी शब्द का प्रयोग करने या उच्चारण भेद स्पष्ट करने के लिए हमें नुक्ता लगाना पड़ जाता है और हमें लगाना भी चाहिए। जैसे अंग्रेजी भाषा से आए ज वाले शब्द, जैसे फिजिकल, अंग्रेजी, रोज, प्राइज। उर्दू भाषा से आए कुछ फ वाले शब्द, जैसे गिलाफ, फाका, फलसफा, फरमान, फरियाद। अर्थात जब हम इस फ का उच्चारण करते हैं तब हमारे देवनागरी लिपि वाले जो फ का उच्चारण करते हैं वो तो दोनों होंठ मिलते हैं, और जब हम उर्दू भाषा वाले फ का उच्चारण करते हैं तब हमारा जो नीचे वाला होंठ है वो अपने दांतों को छूता है। तो इसी प्रकार इनके अंतर का हमें पता लगता है। हम जानते हैं कि स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार होता है, इसे एक गतिविधि के माध्यम से जैसे समझते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, आओ मात्राएं सीखें। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्वर ए को देखते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ऐसे होती है। ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा। इसी प्रकार री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। आगे हमारे पास अंग और अह है, जिनको हम क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। अ के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगता है तब उसे अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि अनुनासिक जो है वो स्वर हैं। हमने पीछे भी जाना। अगला है औ, यानी कि आगत स्वर। हमने पीछे जाना था कि जो आगत स्वर हमारे पास है वो एक है, जिसकी मात्रा ये होती है। किसी भी वर्ण के ऊपर चांद जैसा लगता है। अनुनासिक का प्रयोग हम किस प्रकार कहते हैं, प्लेट में बिंदी के रूप में। अंग का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर सीधी बिंदी लगती है। और अह का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, किसी भी वर्ण के आगे 2 बिंदी लगती है, जिसे हम
विसर्ग कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया है। मात्राएं लगाने में आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। री की मात्रा ऐसे लगेगी, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। आगे हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजनों के लेखन की विधि किस प्रकार होगी। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों को इकट्ठा करके हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है तब संयुक्त ध्वनियों का निर्माण होता है। दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें क्या होता है कि जो एक बिना स्वर के व्यंजन आता है तो वो हमने पीछे जाना था कि वो हलंत कर दिया जाता है। और हम उसको हलंत को किस प्रकार लिखेंगे, किसके नीचे तिरछी रेखा लगाएंगे और किसकी पाई हटाकर दूसरे आगे वाले व्यंजन के साथ मिला देंगे, इसको हम जानते हैं एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से करेंगे। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन। सबसे पहले हम जानते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन कि कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो हम इस पेड़ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 22 हैं। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं? 22 हैं। सबसे पहला है ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ण, त, न, प, थ, ब, म, य, ल, व, श, श, भ और स। तो हमें पता चला है कि ये संख्या में कितने हैं? 22 हैं। ये खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, अर्थात इनके साथ एक जो डंडी लगी हुई है इसे हम पाई बोलते हैं। अब है मध्य पाई वाले व्यंजन क और फ। इनके जो बीच में रेखा खींची गई है ऊपर से नीचे, इन्हें हम क्या कहेंगे? मध्य पाई। और ये व्यंजन हमारे कहलाएंगे मध्य पाई वाले व्यंजन। इसी प्रकार हम देखते हैं, इनको अदा करते समय हम पाई हटाकर दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं। मध्य पाई वाले व्यंजन में हम क्या करते हैं कि इनकी आधी टांग हटा देते हैं और साथ वाले वर्ण के साथ इनको मिला देते हैं। बिना पाई वाले व्यंजन का जो फूल बना हुआ है वो खिल चुका है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं छ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, द, र और ह। ये सारे के सारे व्यंजन बिना पाई वाले व्यंजन हैं। जो बिना पाई वाले व्यंजन हैं इनके नीचे हम एक तिरछी रेखा खींच देते हैं और इसी तिरछी रेखा से हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला जो व्यंजन है वो आधा है। तो प्रिय बच्चों, आपको खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त व्यंजनों के दो रूप प्रचलित हैं। जैसे कुछ विद्वान लेखन में सरलता, एक रूपता व टाइपिंग छपाई में सुविधा के लिए एक रूप को मानक और दूसरे को मानकेतर मानते हैं, अर्थात दोनों ही रूप चलते हैं। जैसे कि हमारे सामने संयुक्त अक्षर हैं क और क। इन दोनों का मानक रूप क्या है? क को आधा किया और दूसरे वाले क के साथ मिला दिया। लेकिन इसका जो मानकेतर रूप है वो क्या है?
एक वर्ण को ऊपर और दूसरे को नीचे लिखा गया है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। जैसे वक्त, पत्ता, गन्ना, खट्टी, लठ, लड्डू, गड्ढा, खग, बुद्ध, अद्भुत, द्वार, निश्चय, ईश्वर, प्रश्न, चिन्ह, ब्राह्मण, बाह्य, आह्वान आदि। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये आपको उदाहरण के रूप में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक पर, अनुपुस्तिका पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं द्वित्व वर्ण की, कि द्वित्व वर्ण क्या होता है। एक ही व्यंजन का 2 बार आना द्वित्व वर्ण कहलाता है। उसे हम द्वित्व रूप में, यानी कि उसको 2 बार लिखते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि बिना स्वर के होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर युक्त होता है, जैसे चक्का, लट्टू, हड्डी, गत्ता आदि। अपवाद, हमने पीछे भी जाना कि अपवाद जो नियम के विरुद्ध चलता है उसको कहते हैं। उज्ज्वल में दोनों ज आधे हैं, अर्थात बिना स्वर के हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर वर्णमाला के किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता, किंतु जहाँ कहीं कहीं इनके द्वित्व होने का आभास होता है तो वहाँ वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे चौथे का मेल समझना चाहिए। जैसे पहले और दूसरे वर्णों का मेल कैसे होगा, जैसे मक्खी। मक्खी शब्द में दूसरे वर्ण ख के द्वित्व होने का आभास होता है। लिखने में क और ख आया है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं मक्खी। नियमानुसार ख दूसरे वर्ण के साथ उसी वर्ग के पहले वर्ण क लगा दिया गया है। अन्य उदाहरण जैसे अक्खड़, अच्छा, पत्थर आदि। तीसरे और चौथे वर्ण का मेल कैसे होगा। बुढ़ा शब्द में चौथे वर्ण ढ के साथ द्वित्व होने का आभास होता है, किंतु नियमानुसार वहाँ ढ के चौथे वर्ण के साथ उसी वर्ग का तीसरा कौन सा ड लगा दिया गया है। जैसे ग के साथ घ आया है, द के साथ ध आया है। जैसे उदाहरण देते हैं अपने बग्घी, शुद्ध, बौद्ध आदि। तो आपको द्वित्व वर्ण भी समझ आ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं र के विभिन्न रूपों की। जैसे र के बाद कोई भी स्वर अर्थात री को छोड़कर आ जाए तो वह पूरा लिखा जाता है। जैसे र घन अ, जैसे क्या बन गया रस, रिश्ता, रुपया, रेत, राम, रीढ़, रूठना, रैली, रोब। जैसे स्वर रहित र का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेफ भी कहते हैं, जो कि किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हमारे पास शब्द है कर्म, अर्घ्य, दोनों के ऊपर रे ऊपर लगा हुआ है। अन्य उदाहरण में देख लेते हैं हम चर्म, कर्क, वर्ष, पूर्वक, पर्व आदि। ये जो ऊपर रे लगता है इसको हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। स्वर सहित रे का स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयोग, अर्थात कि जो हमारे पास र है वो तो स्वर के साथ आया है, लेकिन हमारे पास जो अगला व्यंजन है वो बिना स्वर के आया है। तो देखते हैं इसे हम कौन सा र कहते हैं, पदेन र। तो हम याद कैसे रखेंगे, रेफ, रेफ से हम याद रख लेंगे कि ऊपर लगता है, क्योंकि प से पैर और प से पदेन। तो जो पदेन र है वो कहाँ लगता है, पैर में लगता है। ऐसे हम देखते हैं क्रम, थ्रो, ध्रुव, ग्रसित, ब्रह्म, प्रेरणा, घ्राण, भ्रम, फ्री। इन सभी में कौन सा र लगा हुआ है, पदेन र लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं त, श, स। इन 3 स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों में
र का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, जैसे पुत्र, सत्र, श्रद्धा, स्वर्ण, सहस्त्र, स्रोत। तो हम देख पा रहे हैं कि तय के साथ र जब मिलता है तो त्र बन जाता है, श के साथ र मिलता है तो श, जिसका रूप हमारे सामने है, और स के साथ जब र मिलता है तो क्या बनता है, स को हम पूरा लिखेंगे और र को उसके पैर में लगा देंगे। जब इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्र, जैसे सहस्त्र, स्रोत आदि। इसी प्रकार बच्चों हम जानते हैं कि स का त्र के साथ प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हमने पीछे जाना है कि स का र के साथ जब हमने प्रयोग किया तब क्या बन के आया, स्र। तो स घन त्र हम लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्त्र। इसी प्रकार क्या होता है कि कई बार हम इसका उच्चारण गलत कर देते हैं या हम लेखन में भी गलतियां करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि सहस्त्र को अज्ञानवश लोग क्या बोलते हैं, सहस्त्र समझकर सहस्त्र बोलते हैं, जबकि सहस्त्र शब्द में क्या है, त वर्ण कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार स्रोत यानी कि उद्गम या आधार, जिसका मतलब उद्गम आधार या साधन होता है, शब्द को भी हम कई बार क्या बोल देते हैं, स्रोत बोल देते हैं। बिना पाई वाले व्यंजन के साथ र का प्रयोग हम नीचे तिरछी रेखा लगा देंगे। दाईं तरफ रेखा आधा अक्षर को दर्शाती है और बाईं तरफ वाली जो रेखा है वो र को दर्शाती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं कुछ शब्द। र के साथ री का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों इसी के साथ आज की इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।